हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी एजुकेशन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 8 पवन तूफान और चक्रवात के क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इनमें हमको खाली जगह में सही शब्द भरना है। मैंने यहाँ पर पहले से ही भरकर रखे हुए हैं, जो आपको पर्पल कलर की इंक से शब्द दिखेंगे और जो अंडरलाइन शब्द हैं वह रिक्त स्थान में भरे गए शब्द हैं। क, पवन गतिशील वायु है, तो इसके अंदर आएगा गतिशील वायु, क्योंकि जो वायु गतिशील होती है उसको ही पवन कहा जाता है। ख, पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। असमान का मतलब कहीं अधिक कहीं कम, और तापन का मतलब होता है गर्म होना। जब हमारी पृथ्वी असमान रूप से, सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं तो हुआ असमान रूप से गर्म होती है तो पवन उत्पन्न होती है। ग, पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है और जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। देखिए, एक नियम है, जब वायु गर्म होती है तो वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए ठंडी वायु नीचे की ओर आती है। तो ये है। घ, वायु उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। हमेशा कोई भी चीज़ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। तो यहाँ पर वायु की गति की बात हो रही है, तो वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर, अर्थात जहाँ पर वायु का दाब कम है उधर की ओर चलेगी। प्रश्न नंबर 2, दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियाँ बताइए। हम अपने दैनिक जीवन में ये करते रहते हैं, तो हम सब जानते होंगे इसका आंसर। आइए देखते हैं। पवन की गति की दिशा पता लगाने की विधियाँ, किन किन विधियों के द्वारा हम पवन की गति की दिशा पता लगा सकते हैं। इस प्रश्न में 2 पूछी गई हैं, मैंने 3 दे दी हैं। क, वायु वेग मापी यंत्र के द्वारा। एक यंत्र होता है जिसको वायु वेग मापी यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा हम पवन की गति की दिशा जान सकते हैं कि पवन किस दिशा के अंदर बह रही है। अगर ही आप इस यंत्र का नाम देखेंगे, नाम पर गौर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वायु वेग मापी, यानी कि वायु के वेग को मापने वाला यंत्र। यह यंत्र वायु के वेग को तो नापता है ही है, वायु के वेग के साथ साथ वायु की बहने की दिशा को भी बताता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, कहीं इसके यंत्र के नाम को देखकर आप कंफ्यूज हो, तो ये वायु वेग मापी यंत्र के द्वारा हम पवन की दिशा पता लगा सकते हैं। ख, मुट्ठी में बालू या रेत भरकर धीरे धीरे गिराकर बालू के उड़ने की दिशा देखकर। जब हम अपनी मुट्ठी के अंदर रेत या बालू को भर लेंगे और उसको धीरे धीरे हम नीचे गिराते जाएंगे, तो वो किस ओर उड़ रही है, अर्थात उसके उड़ने की दिशा को देखकर हमें बता सकते हैं कि पवन के बहने की दिशा यह है, पवन इस दिशा के अंदर बह रही है। एक और तरीका है, मैंने दिया नहीं है, बता देता हूँ मैं आपको। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को हम अपने हाथ से गिराएं तो वो जिस दिशा के अंदर उड़ेंगे, तो उनके उड़ने की दिशा देखकर हम पवन की बहने की दिशा पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिससे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त हमको वायु दाब, हम सब जानते हैं वायु दाब डालती है और वायु दाब के अनेक उदाहरण हैं और हम हमारे दैनिक जीवन में इन उदाहरणों को हम अनुभव भी करते हैं। तो हमें ऐसे उदाहरणों का चयन करना है जो कि इस लेसन के अंदर नहीं आए हों। आइए उत्तर देखते हैं इसका। वायु द्वारा दाब डालने के उदाहरण। क, तेज हवाएं चलने के कारण धातु के बने विज्ञापन पट्ट, जिनको हम होर्डिंग्स बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा के अंदर, वायु दाब के कारण गिर जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब वायु बहती है तो वायु दाब डालेगी, यानी कि अधिक दाब डालेगी, तो उस दाब के प्रभाव के कारण से ही वो गिर जाएंगे। ख, वायु दाब के कारण ही रस्सी पर सूखते हुए कपड़े इधर उधर हिलते हुए दिखाई देते हैं। हम रस्सियों पर प्रतिदिन अपने अनुभव करते हैं, देखते हैं, रस्सी पर हम कपड़ों को सुखा देते हैं और हमको वायु के बहने की दिशा की उस अंदर वो कपड़े उड़ेंगे
क्यों? क्योंकि वायु उनके ऊपर दबाव लगा रही है, वायु उन पर दाब डाल रही है, तो वायु दाब डालने के कारण से वो कपड़े हिलते हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो वायु दाब के कारण ही वृक्षों की शाखाएं वृक्ष से अलग हो जाती हैं, क्योंकि वो उस दाब को सहन नहीं कर पाएंगी। वायु जब बहेगी तो वायु दाब डालेगी और वायु के दाब को वो वृक्ष की शाखाएं ब्रांचेस सहन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण से वो वृक्षों से अलग हो जाती हैं। तो ये कुछ उदाहरण हमने देखे, और भी आप जो उदाहरण अनुभव करते हैं वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान न हो? अपने उत्तर को कारण सहित समझाइए। देखिए, जब हम कोई भवन खरीदते हैं या बनवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर खिड़कियां, रोशनदान पर्याप्त मात्रा के हों। तो इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें रोशनदान न हो, तो हमको कारण देना है कि हम ऐसा भवन नहीं खरीदेंगे तो क्यों नहीं खरीदेंगे। आइए उसका उत्तर हम देखते हैं। हम ऐसा भवन कतई नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो। खिड़कियां तो वो प्रश्न में कह रहा है, तो हमने बता दिया भाई खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान ना हो, तो ऐसा भवन हम बिल्कुल नहीं खरीदना चाहेंगे। क्यों नहीं खरीदना चाहेंगे? क्योंकि श्वसन क्रिया आदि के दौरान हमारे द्वारा बाहर छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायु हम छोड़ते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता होती है, तो इसलिए हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है और गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जो रोशनदानों के द्वारा बाहर निकल जाती है। और हमारे घर के अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे भोजन पकाना है, भोजन पकाने जैसे क्रियाकलापों के द्वारा गर्म वायु उत्पन्न होती है, जो रोशनदान के द्वारा बाहर निकलती है। क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है और हल्की होकर वायु ऊपर उठती है, तो जब उनको ऊपर जगह मिलेगी, यानी कि वेंटिलेटर्स होंगे, रोशनदान होंगे उस रूम के अंदर, उस भवन के अंदर, तो वो आसानी से गर्म हवा जो है बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा कुछ कारण हुआ, और जिसके कारण से ऐसा भवन हम खरीदें जिसके अंदर ऐसा भवन हम नहीं खरीदें जिसके अंदर रोशनदान नहीं हो। अगर ये रोशनदान नहीं होंगे तो फिर क्या प्रभाव होगा? यदि रोशनदान नहीं होंगे तो इस प्रकार की वायु उसी स्थान पर बनी रहेगी, क्योंकि वो गर्म है, ऊपर की ओर उठी हुई है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं निकल रही है, मिल रही है, तो वह उसी स्थान पर बनी रहेगी। तो इस प्रकार के वातावरण में रहना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। घुटन भरे वातावरण में हम रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसा भवन हम नहीं खरीदेंगे जिसके अंदर रोशनदान नहीं हो, खिड़कियाँ हों। प्रश्न नंबर 3, समझाइए कि कपड़ों के बैनर और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। ये हम उदाहरण में देख चुके हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि वायु दाब डालती है। तो आइए अब इसका कारण हम देखते हैं। हम जानते हैं कि वायु दाब डालती है। जब हवा तेजी से बहती है तो इसके द्वारा अधिक वायु दाब लगाया जाता है। यदि धातु के विज्ञापन पट्टों व बैनरों में छिद्र नहीं होंगे तो वायु दाब के कारण यह बैनर फट जाएंगे और विज्ञापन पट्टे नीचे गिर जाएंगे। मैंने आपको बताया, हम पिछले क्वेश्चन के अंदर हम देख चुके हैं, पिछले जो क्वेश्चन आए थे, तो यही कारण है। तो अब वायु के दाब को सहन कर सकें तो इसलिए उनके अंदर क्या कर दिए जाते हैं? छिद्र कर दिए जाते हैं, जिससे कि वायु उनके अंदर से गुजर जाए और दाब नहीं लगे। वो दाब जो थोड़ा बहुत दाब लगे उस दाब को सहन कर सके और विज्ञापन पट्टों और बैनर्स को कोई हानि नहीं हो। प्रश्न नंबर 6, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। आइए चक्रवात के बारे में देखते हैं कि हम पड़ोसी की सहायता, हमारा पड़ोसी धर्म होता है, तो जो भी हमारे आसपास में रहता है तो मुसीबत के समय में हम उनकी सहायता करते हैं। तो अब चक्रवात जैसी यदि आपदा आ गई तो हम किस प्रकार से उनकी सहायता करेंगे। आइए अब इस उत्तर में हम इसको समझते हैं। यदि हमारे गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो हम अपने पड़ोसियों की सहायता निम्न प्रकार से करेंगे। यह उत्तर हम दे रहे हैं बिंदु बनाकर। ए, हम अपने पड़ोसियों को मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि माध्यमों से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों से अवगत कराएंगे। क्योंकि जो इस प्रकार की जो आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अधिक विकसित हो गई है, तो इनके पहले से ही पूर्वानुमान इनके द्वारा, एजेंसियों के द्वारा जो भी प्रचार प्रसार के साधन होते हैं उन पर प्रसारित हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो हम अपने पड़ोसियों को अवगत कराएंगे कि भाई इस तारीख को लगभग इतने बजे के आसपास जो है चक्रवात आने वाला है, तूफान आने वाला है। बी, अनिवार्य घरेलू साज सामान जैसे पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में उनकी सहायता करेंगे।
हमें अपना सामान, अपना घरेलू सामान, अपनी कीमती सामान, आवश्यक सामान, पशु आदि को तो पहुंचाना ही है। साथ ही साथ हमें अपने पड़ोसियों की भी सहायता करनी, यानी कि इस प्रकार की जो सामग्री है उसको सुरक्षित स्थान पर, जहां पर इस तूफान का, इस चक्रवात का प्रभाव कम हो, उस स्थान पर पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे, यानी कि उनकी हम सहायता करेंगे। सी, सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों व अन्य सहायक एजेंसियों, क्योंकि आजकल गैर सरकारी एजेंसियां भी होती हैं जो कि इस प्रकार के उसके अंदर आपदा के समय सहायता करती हैं, कि टेलीफोन नंबरों से अवगत करवाएंगे, जिससे कि आवश्यकता अनुसार उन तक सहायता पहुंच सके। तो इस प्रकार की जो ऐसे समय के अंदर जो सहायता करने वाली एजेंसियां हैं, तो उनके नंबर हमारे पास होने चाहिए, और हम अपने पड़ोसियों को भी नंबर से उनको जानकारी देंगे कि भाई ये नंबर है, आवश्यकता अनुसार वो पड़ोसी उन नंबर पर फ़ोन करके सहायता प्राप्त कर सकें। डी, बाढ़ से ग्रस्त हो चुकी सड़कों पर वाहन चलाने से मना करेंगे। अगर यदि इस प्रकार की कोई सड़कें हैं जहाँ पर बाढ़ है, क्योंकि बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उसको हम मना करेंगे। पीने का पानी, भोजन, दवाइयों आदि की यथासंभव सहायता हम करेंगे। प्रश्न नंबर 7, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार की आवश्यकता होती है। यानी कि हम चक्रवात आ गया, अब चक्रवात आने के बाद जो नुकसान हुआ, तो ऐसी स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए, तो हमारी पहले से क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि चक्रवात आने के बाद हम किस प्रकार से करें। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पहले से निम्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सकती है। ए, चक्रवात का पूर्वानुमान और चेतावनी जैसी सेवा की व्यवस्था करना। चक्रवात का पूर्वानुमान लगाने वाली जो चेतावनी है, उनकी भाई हमको यहाँ से चेतावनी प्राप्त हो जाए, क्योंकि चेतावनी हमको जब प्राप्त हो जाए कि भाई इस तारीख को चक्रवात आने वाला है, तो हम अपने आप को अलर्ट कर पाएंगे। बी, सहकारी संस्थाओं जैसे समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र चेतावनी देने की तीव्रगामी संचार व्यवस्था करना। क्योंकि जो सहायता करने वाली एजेंसियाँ हैं, तो उनको शीघ्र अतिशीघ्र, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, तो चेतावनी देने वाली जो संस्थाएं हैं उनको तीव्रगामी संचार, यानी कि बहुत शीघ्रता से पहुँचने वाले जो संचार के साधन हैं, उनके माध्यम से हम उनको इसके बारे में जानकारी देने की व्यवस्था हम करेंगे। यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उन तक भी ये सूचना पहुंच सके। से, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण। चक्रवात आश्रयों के निर्माण से मतलब तात्पर्य है हमारा कि जहाँ पर लोग बाग आश्रय प्राप्त कर सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें, और लोगों को तेज़ी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करना। क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर होती हैं, क्योंकि बड़ी व्यापक पैमाने पर व्यवस्था करनी पड़ती है, लंबे चौड़े पैमाने पर व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ज़्यादा लोगों को सहायता पहुंच सके, इसलिए तो इस प्रकार की व्यवस्था करना कि उन संभावित क्षेत्रों के अंदर आश्रयों का निर्माण हो सके और लोग सुरक्षित उन स्थानों पर पहुँच सकें। डी, स्वयं सहायता समूह, सरकारी एजेंसियों जैसे मेडिकल, अग्निशमन, विद्युत संचार के साधनों की वैकल्पिक व्यवस्था करने वाली सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों, राहत सामग्री को सप्लाई करने वाली एजेंसियों आदि को अलर्ट करना। क्योंकि जब इस प्रकार की जो एजेंसियां हैं, स्वयं सहायता समूह, क्योंकि आजकल स्वयं सहायता समूह भी होते हैं, कुछ गैर सरकारी एजेंसियां भी, तो सरकारी एजेंसियां तो करती हैं, ये प्रशासन तो अपने स्तर पर सहायता करता ही है। तो अग्निशमन है, विद्युत एवं संचार के साधन है, इनकी भी आजकल वैकल्पिक व्यवस्था रहती है। तो ऐसी एजेंसियाँ जो इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है और राहत सामग्रियाँ उन पीड़ित लोगों तक पहुंचा सकती हैं, तो उनको अलर्ट करना, जिससे कि वो अलर्ट रहें, तो जैसे ही जो है चक्रवात चला जाए तो पीड़ितों तक सहायता पहुंच सके। तो इस प्रकार से हम करेंगे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। यहाँ पर कुछ स्थान दिए हुए हैं भारत के, यहाँ पर कहाँ पर चक्रवात नहीं आ सकते हैं। ए, चेन्नई, बी, बेंगलुरु या मंगलौर, अमृतसर, द, पुरी। देखिएगा इसमें अब कैसे हम ये छांटें, इसमें स्थान दे दिए, इसमें एक जो बेसिक बात समझने की है, चेन्नई, बेंगलुरु और पुरी ये समुद्र तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं। तो कोस्टल एरियाज़ के अंदर इस प्रकार के तूफ़ान, चक्रवात आदि आते ही रहते हैं। तो इन स्थानों पर तो
चक्रवात आने की संभावना है ही है, तो आते रहते हैं। तो अब बचा अमृतसर। अमृतसर जो है ये कोस्टल एरिया नहीं है, तो ये नॉर्दर्न इंडिया का क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ पर इस प्रकार के तूफान चक्रवात बहुत कम आते हैं या कम प्रभावशाली होते हैं। तो इसमें उत्तर हमारा सही उत्तर होगा स, अमृतसर। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए वक्तव्यों में कौन सा सही है। यहाँ पर कुछ वक्तव्य कथन दिए हुए हैं, तो हमको इनमें से सही छांटना है। सही कथन कौन सा। क, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। ख, ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। यहाँ पर अब शीतकाल से ग्रीष्मकाल हो गया है। ग, चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। घ, भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है क, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। देखिए आपको मैंने बताया है कि हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। चूँकि शीतकाल में जो है पवन का दाब इस पर थल पर क्या अधिक होता है, तो जो है थल से सागर की ओर यानी कि बहती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद एवं आभार। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।